हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में देखेंगे आणिक साम्य अवस्था चैप्टर के अंतर्गत विलयता गुणनफल और सम-आयन प्रभाव के अनुप्रयोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने सम-आयन प्रभाव के बारे में देखा था और उसके साथ ही देखे थे विलयता गुणनफल या फिर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। आज देखेंगे कि जो इन दोनों का माने कि सम-आयन प्रभाव और विलयता गुणनफल, इन दोनों का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले देखते हैं जो साधारण नमक रहता है जिसको हम लोग घर में खाने के लिए उपयोग करते हैं NaCl, उसका शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। शुद्धिकरण करने के लिए जो संतृप्त विलयन रहता है नमक का, उसमें अशुद्धि जो रहता है उसको नमक से क्या किया जाता है, हटा लिया जाता है और उसमें HCl गैस प्रवाहित करते हैं। तो संतृप्त विलयन में जो है साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। जैसे ये NaCl है, ठोस रूप में रहता है खाने का नमक। जब इसको विलयन बनाएंगे तो NaCl विलयन रूप में आ जाएगा। तो यह जो NaCl है दो भागों में टूटेगा, Na+ और Cl- के रूप में। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है। जब इसमें HCl गैस प्रवाहित करते हैं, तो जब HCl यहाँ से गैस प्रवाहित करेंगे तो HCl है क्या बनाएगा, ये H+ और क्या बनाएगा यहाँ से Cl- का निर्माण करता है। तो इसमें भी Cl- है और इसमें भी Cl- है। तो ये क्या होगा, दोनों में सम-आयन प्रभाव यहाँ पे पाया जाएगा। तो Cl- का सांद्रण विलयन में बढ़ जाता है जब उसमें HCl प्रवाहित करते हैं, तो जिसके कारण जो Na+ और Cl- का विलयता गुणनफल का जो मान है वह HCl के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड विलयन अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। देखो ये टूट रहा है दो में, उसमें जब HCl मिलाएंगे तो यहाँ से इसको और ज्यादा Cl- आयन मिलेगा। तो क्या होगा, Na+ और Cl फिर से ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। तो जो विलयन है उसमें NaCl की सांद्रता बढ़ जाएगी, तो विलयन क्या हो जाएगा, अति संतृप्त प्रकार का विलयन वहां पे बन जाएगा, जिसके कारण इसमें सोडियम क्लोराइड का अति संतृप्त विलयन जो बनता है उसमें से ठोस प्रकार के सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाता है या प्रेसिपिटेट के रूप में। जब इसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होगी तो नीचे बैठने लगेगा NaCl, तो वहां पे जो बैठा हुआ अवक्षेपित या फिर जो अवक्षेपित NaCl है उसको क्या करेंगे, शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे NaCl का क्या किया जाता है, शोधन करते हैं सम-आयन प्रभाव के द्वारा। दूसरा देखते हैं साबुन का अवक्षेपण। तो तेल या वसा के द्वारा क्या बनता है, साबुन। गांव में जहाँ पे तेल या फिर वसा, जैसे डोरी का तेल या फिर नीम का तेल, इन सब से साबुन बनाते हैं। तो कैसे करते हैं, उसका जल के साथ उसको मिलाते हैं तेल को और उसको गर्म करते हुए चलाते रहते हैं, तो जल अपघटन उसका होता है। जो तेल या वसा है उसमें पानी डाल कर उसको गर्म करते हैं साबुन बनाने के लिए। तो जब पानी डालते हैं उसका मतलब क्या है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलेंगे तो जो तेल या वसा है उसका क्या कर रहे हैं, पानी डाल के गर्म कर रहे हैं, तो उसका जल अपघटन कर रहे हैं। तो जल अपघटन करने पर हमको साबुन मिलता है। तो जो साबुन है उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट या लवण रहता है। और साबुन बनाने की जो विधि रहती है उसमें क्या करते हैं, विलयन में साबुन बनाने के लिए कास्टिक पोटाश उसमें मिलाया जाता है, कपड़े धोने का सोडा डाला जाता है। तो जो जल अपघटन होता है उसके बाद उसको ठोस रूप में साबुन को प्राप्त करने के लिए और अवक्षेपित करने के लिए उसमें क्या करते हैं, सांद्र विलयन नमक का या फिर कास्टिक पोटाश उसमें डाला जाता है, कास्टिक सोडा, जिसके कारण जो सोडियम आयन है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है विलयन में। सोडियम
कास्टिक सोडा डालेंगे या फिर नमक का सांद्र विलयन डालेंगे तो सोडियम या पोटेशियम की मात्रा क्या होगी, विलयन में बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो है एसिडेट आयन और सोडियम आयन का विलेयता गुणनफल का मान वहाँ पे बढ़ जाता है। इस प्रकार से वहाँ पे क्या करते हैं, साबुन को अवक्षेपित करते हैं और उसको छान करके अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ भी क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम के जो आयन है उनका समान प्रभाव यहाँ पर भी लागू होगा। तीसरा देखते हैं साल्वे अमोनिया के सोडा प्रक्रम में। तो जो NaCl है उसका संतृप्त विलयन में साल्वे अमोनिया विधि में क्या करते हैं, NaCl के संतृप्त विलयन में अमोनियम बाइकार्बोनेट का विलयन मिलाया जाता है। तो उसमें क्या होगा, Na+ आयन और Cl- आयन बनेगा NaCl से, और अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट से बनेगा। तो इन सब आयनों के प्राप्त होने पे वहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का वहाँ पे निर्माण हो जाता है साल्वे अमोनिया विधि में, जिसके कारण जो विलेयता गुणनफल सबसे कम मिलता है। तो यहाँ पे अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जिसको यहाँ पर भी छान करके अलग कर लेते हैं। चौथा है अभिकर्मक का अधिक मात्रा में मिलाया जाना। जो अवक्षेपण के लिए कहीं पर भी अवक्षेप हमको प्राप्त करना है तो वहाँ पे क्या करेंगे, अभिकर्मक का अधिक मात्रा में मिलाया जाना, उसको यहाँ पे बताया गया है। तो आणिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी वहाँ पे अवक्षेपण होता है। तो किसी भी पदार्थ को पूर्ण रूप से अवक्षेपित करने के लिए वहाँ पे अभिकर्मक की ज़्यादा मात्रा, मानो जितना मिलाना चाहिए कोई सा भी रिएजेंट या अभिकर्मक, उससे थोड़ी ज़्यादा मात्रा वहाँ पे मिलाते हैं तो वहाँ पे अवक्षेप हमको मिलता है। जैसे प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री में, तो बेरियम क्लोराइड का जो विलयन रहता है उसको अगर अवक्षेप के रूप में प्राप्त करना है हमको, तो इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो अवक्षेप मिलेगा। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल को कम मात्रा में डालेंगे तो अवक्षेप नहीं मिलता है। यहाँ पे जो बेरियम क्लोराइड के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकर्मक का काम करेगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो इसमें का Cl और इसमें का H है, ये दोनों क्या बना लेंगे, 2 है दोनों में, तो 2HCl बना करके बाहर निकल जाएंगे। और इसमें का बेरियम 2+ यहाँ से और इसमें का जो SO4 2- है, ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप यहाँ से मिलता है। तो इस अभिकर्मक को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा, तभी यहाँ पर अवक्षेप का निर्माण होता है। तो ये हो गया अवक्षेप मिलाने के लिए। तो यहाँ पर जो है आणिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल के मान से क्या रहेगा, ज़्यादा रहता है। उसके बाद वैश्लेषिक रसायन में इसका उपयोग बताया गया है। तो वैश्लेषिक रसायन कहने का मतलब है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो हम लोग एसिड और बेस का परीक्षण करते हैं, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक का, तो जो समूह 2, समूह 3, समूह 4 के तत्व इस प्रकार से प्रैक्टिकल किया जाता है, उसी में आता है ये कि समूह 2 और समूह 4 के जो सल्फाइड रहेंगे उनका अवक्षेपण करने के लिए यहाँ पे वैश्लेषिक रसायन में क्या होता है, समान प्रभाव और विलेयता गुणनफल का उपयोग होता है। तो यहाँ पे समूह 2 के सल्फाइडों का विलेयता गुणनफल का मान समूह 4 में उपस्थित सल्फाइडों के विलेयता गुणनफल के मान से क्या होगा, कम पाया जाता है। तो जो द्वितीय समूह का तत्व अवक्षेप बनता है, द्वितीय समूह के जो तत्व हैं उनका जब अवक्षेप बनेगा, उसका मतलब रहता है कि जो सल्फाइड आयनों का सांद्रण कम वहाँ पे होना चाहिए, जिसके कारण
जो फोर्थ ग्रुप है या चतुर्थ ग्रुप के धन आयन सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो HCl और H2S, जो HCl है ये किस में अवक्षेपित हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में, प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे जो H2S है ये किस में अवक्षेपित होगा, 2H प्लस और S 2 माइनस, 2H प्लस प्लस S 2 माइनस में टूट जाता है। तो ये दोनों समूह 2 और 4 में डाले जाते हैं रिएजेंट के रूप में। तो इसमें जो है ये अधिक मात्रा में आयनित रहेगा क्योंकि HCl क्या है, प्रबल प्रकार का अम्ल है, और जो है H2S कम मात्रा में आयनित रहता है। तो इन दोनों में देखेंगे तो इसमें भी H प्लस है और इसमें भी H प्लस है, तो ये क्या हो जाएंगे, सम आयन प्रभाव यहाँ पे भी पाया जाएगा, जिसके कारण सल्फाइड आयनों का सांद्रण इतना कम होता है कि केवल समूह 2 के धन आयन ही क्या कर पाएंगे, यहाँ पर सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से H प्लस बनेगा और Cl के साथ मिल करके फिर से क्या बना देगा, HCl बना देगा इसके साथ मिल करके। तो इनका सांद्रण बहुत कम हो जाएगा और केवल समूह 2 के जो तत्व हैं उन्हीं का यहाँ पे अवक्षेपण हो पाता है। अब समूह जो 4 हैं उनमें सल्फाइडों को अवक्षेपित करने के लिए वहाँ पे क्या डाला जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में H2S गैस को प्रवाहित करते हैं। तो समूह 4 के लिए जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वहाँ पे जो OH माइनस आयन मिलता है वह जल के साथ OH माइनस आयन जो मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से वह इसमें के H प्लस के साथ मिलकर क्या बनाएगा, H2O का निर्माण करता है और H2S जो है अधिक मात्रा में वियोजित हो जाता है। इसके कारण जो समूह 4 है उसके केवल धन आयन ही सल्फाइड के रूप में वहाँ पे प्रेसिपिटेट बना करके अवक्षेपित होते हैं। तो ये हो गया समूह 2 और 4 के लिए। अब आगे देखेंगे कि जो समूह 3 है इनमें हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण। तो समूह 3 में जो है 3 तत्वों को रखा गया है, एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम। एल्यूमिनियम 3+, Al3+, Fe3+ और Cr3+, इन तीनों को इसमें रखा गया है समूह 3 में। तो इसमें जो है इनका क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन है तो इसको फेरस बोलते हैं तो इसका हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरस हाइड्रोक्साइड के रूप में, क्रोमियम है तो इसका भी हाइड्रोक्साइड इसके रूप में ये क्या होंगे, अवक्षेपित होंगे। तो इनमें जो है जिंक आयन Zn2+, निकिल आयन है, मैग्नीशियम आयन है, ये सब भी यहाँ पे क्या हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो सकते हैं। तो इसमें विलयता गुणनफल के मान की हम लोग क्या करते हैं, तुलना यहाँ पे किया जाता है। तो जो विलयता गुणनफल के मान है जिंक, निकिल और मैग्नीशियम के लिए अलग अलग रहेगा और आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम के लिए भी अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं किसी में तो उसके साथ साथ क्या मिलाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड भी मिलाते हैं। जैसे NH4OH है और NH4Cl है तो ये जो टूटेगा ये क्या बनाएगा, अमोनियम आयन NH4++OH माइनस आयन देगा और ये क्या बनाएगा, NH4++Cl माइनस आयन बनाता है। तो इन दोनों में अमोनियम आयन बन रहा है और ये
दुर्बल विद्युत अपघट्य है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड जो है प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सम आयन इफेक्ट पाया जाता है, जिसके कारण जो OH माइनस आयन है ये इसके साथ फिर से मिलेगा और क्या बना लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन करके इसका सांद्रण विलयन में हमेशा कम हो जाता है और कम विलेयता गुणनफल वाले हाइड्रोक्साइड ही यहाँ पे अवक्षेपित होते हैं। तो जिनके लिए विलेयता गुणनफल का मान कम है वही समूह 3 में अवक्षेपित होंगे, बाकी जो हैं जिनके लिए विलेयता गुणनफल का मान ज़्यादा है वे यहाँ पे अवक्षेपित नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इन दोनों को ग्रुप 3 में डाला जाता है। अब देखेंगे विलेयता पर pH का प्रभाव। तो जो दुर्बल अम्ल है उनके लवण, जो भी दुर्बल साल्ट रहेगा, दुर्बल अम्ल रहेगा, उनका जब साल्ट देखेंगे तो उसके लवण का जो विलेयता का मान है वह विलयन का pH मान जैसे जैसे घटता जाएगा उसके लिए विलेयता का मान क्या होगा, बढ़ता हुआ जाता है। तो pH मान जब जब घटेगा तो उसके लिए क्या होगा, उसका विलेयता का मान बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको बताया है, कैल्शियम 2+ में टूटता है और कार्बोनेट 2- आयन में टूटेगा। तो इसके लिए यहाँ पे जब H2O के साथ इनका रिएक्शन होता है तो pH मान में किस प्रकार से अंतर आएगा और अभिक्रिया किस दिशा में होगी उसको यहाँ पे उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे, ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे सम आयन प्रभाव और विलेयता गुणनफल। अब आगे देखते हैं बफर विलयन के बारे में। तो जो आणविक साम्य अवस्था है इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जिसमें दिया गया है बफर विलयन। इसको बफर सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो जो बफर विलयन है इसको परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो इसका सबसे पहले देखते हैं बफर विलयन का परिभाषा। तो बफर विलयन वे विलयन है जिन्हें तनु करने पर या फिर उसमें अम्ल मिलाने पर या क्षार की अल्प मात्रा माने कम मात्रा में उसमें अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके pH मान में क्या होगा, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे बफर विलयन। बफर विलयन माने एक विलयन है जिसमें क्या करेंगे, उसमें और अधिक पानी डाल के उसको डाइल्यूट करेंगे या विलायक डाल के उसको डाइल्यूट करेंगे, तनु करेंगे, या फिर थोड़ा सा उसमें अम्ल मिला देंगे या थोड़ा सा उसमें क्षार मिला देंगे। फिर भी क्या होगा, उसकी जो है pH मान, उस विलयन का जो pH मान है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, तो उसी को बोला जाता है बफर विलयन। दूसरे शब्दों में बफर विलयन का जो यहाँ पे गुण है उसको बताया है कि इनका pH मान क्या होता है, निश्चित रहता है। एक pH मान, उसका जो भी pH मान रहेगा वही रहेगा, उसमें थोड़ा सा अम्ल क्षार डालने पे उसके pH मान में कोई चेंजेस नहीं होता है। उनको अगर रखे रहते हैं, कुछ देर तक रखे रहेंगे या फिर उसमें पानी भी मिलाएंगे तो उसके pH मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अल्प मात्रा में उसमें अम्ल या क्षार भी मिला देंगे तो pH मान में वहाँ पे कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए इन विलयनों में बाहर से अम्ल या क्षार, जैसे अम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी विलयन में, और क्षार मिलाएंगे तो क्या होगा, OH- आयन की सांद्रता बढ़ना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से मिलाते हैं तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसका जो है अम्ल या क्षार मिलाने का जो प्रभाव रहता है उसको वहाँ पे समाप्त करने के लिए एक क्रिया होती है, रिएक्शन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बफर क्रिया या फिर बफर रिएक्शन कहा जाता है। तो बफर जो विलयन है वे बफर क्रिया उसमें हो करके pH मान को स्थिर रखे रहते हैं।
ये तो हो गया बफर विलयन का इंट्रो। अब देखेंगे कि जो बफर विलयन है दो प्रकार के रहते हैं। पहला रहता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन या फिर अम्लीय बफर विलयन, और दूसरा रहेगा क्षारीय बफर विलयन या फिर बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो पहला देखते हैं हम लोग एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और दूसरा क्या आ जाएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन या फिर क्षारीय बफर विलयन। तो दूसरा आता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो अम्लीय बफर विलयन है वह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ साल्ट रहता है। साल्ट हमेशा अम्ल और क्षार से बनता है। तो जो अम्लीय बफर विलयन है क्या होगा, दुर्बल प्रकार का अम्ल और प्रबल प्रकार का क्षार को मिलाएंगे तो जो साल्ट बनेगा उसके मिश्रित विलयन यहाँ पे रहता है। तो एग्जाम्पल के लिए एसिडिक अम्ल और सोडियम एसिटेट का विलयन अम्लीय बफर विलयन कहलाएगा। बोरिक अम्ल और इसका जो साल्ट रहता है बोरेक्स, इन दोनों का विलयन एक प्रकार का बफर विलयन होगा, अम्लीय बफर विलयन। सिट्रिक अम्ल और सोडियम सिट्रेट यह क्या हो जाएगा, अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण होगा। तो इसमें जो अम्लीय बफर विलयन है उसमें दुर्बल अम्ल लेंगे और प्रबल प्रकार का क्षार से बना हुआ जो साल्ट है उनका मिश्रित विलयन यहाँ पे लिया जाता है। तो दुर्बल अम्ल में एसिडिक में क्या लेंगे, दुर्बल प्रकार का एसिड लेते हैं। तो ये हो जाएगा एसिडिक एसिड CH3COOH। जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, CH3COO- प्लस H+ में टूटेगा, एसिटेट आयन और H+ आयन में। जब यहाँ पे सोडियम एसिटेट लेंगे, यह क्या है सोडियम एसिटेट है, इसको जब तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटेगा, CH3COO- और Na+ में टूटेगा। तो इसमें भी एसिटेट आयन बनेगा और इसमें भी एसिटेट आयन बनता है। तो ये जो है प्रबल प्रकार का है अम्ल, तो ये क्या होगा, अधिक मात्रा में आयनित होगा। ये देखो ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ क्या है, साल्ट है। ये साल्ट है और ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल और साल्ट जो किससे बना है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है। इन दोनों का जो विलयन है क्या कहलाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे जब इस बफर विलयन में क्या करेंगे, ये तो हो गया बफर विलयन। अब इसमें क्या होगा, बफर क्रिया होगा। तो बफर क्रिया में कैसे काम करता है उसको बताया गया है। जब इस विलयन में क्या करेंगे, थोड़ी सी मात्रा में हम लोग अम्ल मिलाएंगे। तो अम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा, इसमें H+ आयन का सांद्रण बढ़ेगा। तो H+ आयन जब बढ़ेगा तो वो क्या होगा, ये भी तेजी से एसिटेट आयन देगा। तो जो H+ आयन अम्ल से आएगा वो इससे रिएक्शन करके फिर से क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देता है, जिसके कारण इसका pH मान क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। क्योंकि जो H+ आयन अम्ल से आएगा वो इसके साथ रिएक्शन करके फिर से क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा। और अगर इसमें एसिटिक एसिड बनाएगा तो फिर इस प्रकार से टूटेगा, सेम प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे pH मान वहाँ पे क्या होगा, परिवर्तित नहीं होता है। अगर इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी मात्रा में हम लोग क्षार मिला देते हैं। तो क्षार मिलाएंगे तो क्या होगा, उसमें OH- आयन आएगा क्षार से। तो जो OH- आयन आता है वह जो OH- आयन आएगा वह क्या करेगा, वह एसिटिक
एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है इस एसिटिक एसिड के साथ, और क्या बना देगा, इसका OH माइनस आयन और इसका H मिलके H2O बनाएंगे और यहाँ से फिर से एसिटेट आयन बन जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, pH मान फिर से स्थिर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें बफर क्रिया पाई जाती है। अब दूसरा जो बफर है उसको देखेंगे, क्षारीय बफर विलयन। तो क्षारीय बफर विलयन में क्या होगा, दुर्बल क्षार और इसका जो है प्रबल अम्ल के साथ बना हुआ साल्ट, इसको लेते हैं तो यह क्या कहलाएगा, क्षारीय बफर कहलाता है। तो दुर्बल प्रकार का क्षार लेंगे और उसका प्रबल अम्ल के साथ बना हुआ क्या लेंगे, साल्ट लेते हैं। तो उन दोनों का जो विलयन है क्या कहलाएगा, क्षारीय बफर विलयन कहलाएगा। यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का विलयन इसका एग्जाम्पल में आएगा। तो जो बेसिक बफर सॉल्यूशन है इसके लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे देखते हैं अमोनियम क्लोराइड, तो ये क्या बनाएगा, NH4+ बनाता है और यहाँ पे OH माइनस आयन आएगा और ये बनाएगा NH4+ Cl माइनस आयन। तो ये दोनों में क्या होगा, सम आयन है। ये दुर्बल अम्ल है और ये क्या है, साल्ट है। इसका दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ साल्ट है। तो दुर्बल अम्ल और साल्ट जो कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है, इन दोनों का विलयन क्या कहलाएगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन या फिर क्षारीय बफर विलयन कहलाएगा। यहाँ पर इसमें भी क्या होगी, बफर क्रिया होती है। तो बफर क्रिया में क्या होगा, अगर हम लोग इसमें अम्ल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, H+ आयन आएगा अम्ल से। तो जो H+ आयन है वह किससे रिएक्शन करेगा, H+ आयन आएगा अम्ल से, वह इसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, इसका OH माइनस और इसका H+ मिलके H2O बना देगा और ये क्या बच जाएगा, NH4+ के रूप में, इस रूप में बच जाएगा। तो pH मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थिर होगा। उसी प्रकार से जब इसमें क्या करेंगे, क्षार मिलाएंगे, तो क्षार मिलाने पे OH माइनस आयन वहाँ पे आता है। अब OH माइनस आयन कहाँ से आएगा, क्षार मिलाएंगे वहां से आएगा। तो OH माइनस आयन फिर से इसके साथ जुड़ के क्या बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर से बना देगा। तो यहाँ पर भी pH का मान क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाता है। तो यह क्या रहेगा, क्षारीय बफर क्रिया कहलाएगा। यह हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है, जो क्षारीय बफर विलयन है, सामान्य बफर, क्षारीय बफर विलयन सामान्य बफर। तो इसमें जो है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के क्या होंगे, साल्ट रहते हैं, जैसे कि CH3COO NH4CN। इसी प्रकार जो अम्लीय लवण और बहुक्षारीय अम्ल के सामान्य लवण, इन सब का मिश्रण यहाँ पे। तो जो मुख्य है बफर विलयन का प्रकार और दो ही ठो रहता है, अम्लीय बफर और क्षारीय विलयन। अभी जो देखे अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन। अब जो है यहाँ पे तीसरा प्रकार में और दो टाइप का दिया है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख लिए रहना, अम्लीय लवण और बहुक्षारीय अम्ल के सामान्य लवण का मिश्रण। उसके बाद अगला आता है बफर विलयन के उपयोग। तो जो बफर विलयन का उपयोग है उसको वनस्पति तथा जंतु क्रिया में विज्ञान में बफर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माने कि जो साइंस के स्टडी में, किसमें, बॉटनी और जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में, इसका अध्ययन करने में बफर विलयन का यूज होता है। मानव का जो रक्त है, ब्लड रहता है, ह्यूमन ब्लड जो रहता है,
उसका पीएच मान कितना होता है 7.34 रहता है, जो कि एक प्रकार का बफर है। रासायनिक क्रियाओं के वेग का अध्ययन, जब केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो उनका क्या निकालते हैं, वेग निकालते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। तो उसके स्टडी में जो पीएच मान रहता है उसको क्या रखना रहता है, स्थिर रखना रहता है। उसके लिए वहां पे बफर विलयन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा ही क्या रहेगा, पीएच मान स्थिर रहता है। अनाज की अच्छी फसल के लिए जो खेतों में अनाज उगाते हैं, धान चावल गेहूं, इन सब में क्या होता है, पीएच मान, मिट्टी का पीएच जो रहता है उसको भी नियंत्रित रखना रहता है, जिससे फसल अच्छी हो। तो मिट्टी का पीएच को नियंत्रित करने के लिए ऐसे माने कि उर्वरक या फिर कंपोस्ट का या खाद का उपयोग करते हैं, जिसके कारण मिट्टी का जो पीएच स्थिर रहे। तो वहां पे क्या होगा, बफर की क्रियाविधि का उपयोग होता है। फास्फेट, बोरेट, ऑक्जेलेट, इन सब के निष्कासन के लिए समूह 4 के जो विश्लेषण है उसमें बाधा डालते हैं, तो यहाँ पर भी इसका यूज होता है। बफर विलयन का जो उपयोग है, पेपर बनाने में, कलर या डाई बनाता है जहाँ जिसको वर्णक बोला जाता है, पेंट बनाने में, और जो पैकेट बंद खाना वाला पदार्थ रहता है, जो भी पैकेट बंद आता है जैसे कुरकुरे, चिप्स, लेस, ये सब, इसको सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिंग, इन सब में क्या करते हैं, पीएच को स्थिर रखने के लिए बफर सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अपना ज्ञान बढ़ाने में जो दिया है अंदर एक बॉक्स, इसमें दिया हुआ है हेंडरसन समीकरण। तो जो हेंडरसन समीकरण है इसको सिलेबस में है आप लोग के, तो इसको आप लोग देख लोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, पीएच बराबर PKa प्लस लॉग लवण बटा अम्ल, और पीएच बराबर क्या हो जाता है 14 माइनस PKb माइनस लॉग लवण बटा क्षार। तो यहाँ पे हेंडरसन समीकरण अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन के लिए दिया गया है। तो जो हेंडरसन समीकरण है, पीएच बराबर हो जाएगा PKa प्लस लॉग लवण बटा यहाँ पे अम्ल, पीएच बराबर होता है PKa प्लस लॉग, ऊपर में रहेगा लवण का मोलर सांद्रण बटा अम्ल का मोलर सांद्रण। यह किसके लिए होगा, अम्लीय बफर विलयन के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे Ka है, तो A माने कि एसिडिक के लिए होगा। अब जो क्षारीय बफर के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पीएच बराबर हो जाएगा 14 माइनस PKb माइनस लॉग यहाँ पे लवण बटा नीचे में हो जाएगा अम्ल। तो क्षारीय बफर के लिए क्या हो जाएगा 14 माइनस PKb माइनस लॉग लवण बटा अम्ल। यहाँ पे A ही होना चाहिए, यहाँ पे B दिया है, यहाँ पे A होना चाहिए क्योंकि ये अम्ल के लिए है। तो इस पूरे मान को जब 14 से घटाएंगे तो जो मिलेगा वो क्या होगा, क्षार के लिए आएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे B ही रहेगा, ये pH है, तो pH बराबर हो जाएगा, pH का 2 मान हो सकता है, एक इसके लिए और एक इस प्रकार से। तो जब 14 में से PKb के मान को घटाएंगे तो क्या होगा, pH का मान आएगा। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, हेंडरसन समीकरण कहलाएंगे। और ये अम्लीय बफर के लिए होगा, ये क्षारीय बफर के लिए होगा। और POH बराबर होता है, POH बराबर हो जाएगा PKb प्लस यहाँ पे लॉग। तो ये तीनों क्या है, हेंडरसन समीकरण है, जिसको देखना है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे आणिक साम्यावस्था। इसके बाद
अगली क्लास में हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं के बारे में। इस चैप्टर से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, पूछना होगा तो पूछ सकते हो। उसके बाद नया चैप्टर अगली क्लास में शुरू करेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।